हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, जो कि हमारे 2021 में सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था 2021 में। तो उस टाइम हमारे सभी एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड थे। उस टाइम हमारे सभी एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड थे। और उस टाइम जो हमारे एग्ज़ाम हुए थे सेमेस्टर के टाइम में हुए थे, यानी एक बार सेमेस्टर फर्स्ट है, एक बार सेमेस्टर सेकंड है। तो उसमें अलग अलग टॉपिक डिस्कस किए, अलग अलग टॉपिक डिवाइड किए गए थे। तो जो उसमें क्वेश्चन बने थे, जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो सभी क्वेश्चन एक तो हमारे सॉल्यूशन टॉपिक पर बेस्ड होंगे, और जो हमारे हेलो एल्केन और हेलो एरेन है उस पर टॉपिक बेस्ड होंगे, और अल्कोहल एंड बायोमोलिक्यूल पर, इन सभी पर रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होंगे। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम 27 फरवरी को मात्र 1 मंथ का टाइम है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी को फोकस करें। हम बार बार कहते हैं कि एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को अच्छे से रीड कर लें, क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो नीट के एग्ज़ाम के लिए उतने मोस्ट इम्पोर्टेंट है जितने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी होंगे, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी होंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पे हमको बताना है कि जो इलेवेशन होता है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, उस जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा टी बी से, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो यहाँ पे एम क्या होता है, यहाँ पे एम रिप्रेजेंट करता है हमारा मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है, यहाँ पे देखो, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जो भी हमारा मास है वो कैसे होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर हमारा मास ग्राम में है, अगर हमारा मास ग्राम में है, तो हम जो हमारा मास, जो सॉल्वेंट का मास है, उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो और हम सभी जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास, जिसको हम W2 से डिवाइड करते हैं, ना W2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और गिवन मास बट्टे मोलर मास इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला, किसका, मोलरिटी का। तो अगर जब हम इस एम की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिलेगी डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के वी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। यानी W1 किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे सॉल्वेंट को। हाँ, आप केमिस्ट्री में इतना ध्यान रखना, जो फर्स्ट जो 1 डिनोट करता है वो सॉल्वेंट को डिनोट करता है, और जो 2 डिनोट करता है वो सॉलिड को डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो W2 है वो हमारा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है, और जो M2 है यहाँ पे वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। और इसको हमने 1000 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि जो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट है वो ग्राम में है। उसके बाद यहाँ पे W1 क्या है, W1 रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा डेल्टा टी वी, जिसको बोलते हैं इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे मोलर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और साथ ही साथ यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ो, इलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलिवेशन, मोलर इवोल्यूशन कांस्टेंट इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलरिटी इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन से हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। यहाँ पे देखो, जो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और लास्ट ऑप्शन में यह यहाँ पे वेट, तो केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों क्या होते हैं, एक सेम अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन से हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी न्यूमेरिकल है, जो कि हमारा द बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे के भी है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए 0.2 सॉल्यूशन, 0.2 मोलर, यहाँ पे मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज वाटर इज। यहाँ पे हमको टी बी बताना है, यहाँ पे हमको टी बी बताना है। तो हम सभी जानते हैं कि डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है, के बी इंटू एम। और जो डेल्टा टी बी होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा टी बी माइनस टी नॉट बी। और यहाँ पे के बी की वैल्यू कितनी दी है, के बी की वैल्यू दी है यहाँ पे 0.52, और मोलरिटी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, मोलरिटी की वैल्यू दी है यहाँ पे 0.2। ठीक, और हम सभी जानते हैं कि जो हमारा वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट हम 100 अज्यूम करते हैं। ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हम
100 एज्यूम करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 0.52 इंटू 0.2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 104 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो जब हम यहाँ टी बी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो टी बी इज इक्वल टू, ये यहाँ नेगेटिव मतलब उस साइड जाएगा था पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा 100 प्लस 0.104। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 100.104 डिग्री सेल्सियस। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर है। तो अगर वहाँ पे आपको सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया था, उसको आप 100 एज्यूम करते हैं। जैसे एक इससे रिलेटेड और होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो वहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है प्योर सॉल्वेंट का, उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखो न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर, और ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर होता है, हमारा न्यूक्लियोटाइड का। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद Br2 वाटर गिव। जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CHO का होल 4 एंड CH2OH। जब हम इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं तो ये कैसा होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, जो ब्रोमीन वाटर होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, ओनली अल्डिहाइड को ही, ये क्या करेगा ओनली जो हमारा CHO, हाँ, जो ओनली अल्डिहाइड है उसको ही ऑक्सीडाइज करेगा, और जो अल्कोहल है उसको ऑक्सीडाइज नहीं करता है। तो इसको अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा तो किस में कन्वर्ट करेगा, अगर इसको अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा तो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, COH प्लस COH का होल 4 एंड CH2OH। तो इसको बोलते हैं हम ग्लूकोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लूकोनिक एसिड, या इसी का एक नाम और होता है सैक्रिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम, सैक्रिक एसिड। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज, हाँ एक मिनट, ग्लूकोनिक, इसको ओनली ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसको ओनली ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर हम इसी की रिएक्शन, अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 के साथ करते हैं, तो कंसनट्रेट HNO3 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो क्या करेगा, वो अल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, और साथ ही साथ वहाँ पे जो अल्कोहल है उसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑप्टेंड होगा COH और CHOH का होल 4 एंड COOH। तो इसको बोलते हैं हम सैक्रिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम, सैक्रिक एसिड। अगर यहाँ पे कंसनट्रेट H2SO4 होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है, वहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑप्टेंड होता है सैक्रिक एसिड। तो यहाँ पे किसके प्रेजेंस में पूछ रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में पूछ रहा है, जो कि हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो सीधे किस में कन्वर्ट करता है, वो सीधे कन्वर्ट करता है इसको ग्लूकोनिक एसिड में। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन होगा, जिसके पास या तो दो कायरल सेंटर होंगे, या दो से ज़्यादा कायरल सेंटर होंगे, या तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और जो भी हमारे मीजो कंपाउंड होंगे वो भी हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। और साथ ही साथ जो भी हमारे रैस्मिक मिक्सर होंगे, जो भी हमारे रैस्मिक मिक्सर वाले कंपाउंड होंगे वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है। कैसे, यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे लिखा है ब्यूटेन टू ऑल, यानी कार्बन 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 कार्बन, सेकंड पोजीशन पे हमारा ऑल। तो इसको हम, इसकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे तो CH एंड CH2। तो यहाँ पे देखो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो CH3 CH2, उसके बाद COH H एंड CH2OH। ये तो हो गया इसका डी फॉर्म यानी रिटेंशन। जैसे हम इसको मिरर इमेज में देखेंगे, तो जो हमारा OH वाला पार्ट है, CH3 CH2 CH एंड OH, उसके बाद यहाँ पे CH2OH। तो यहाँ पे देखो दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज हो रहे हैं। दोनों यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रैस्मी मिक्सर शो कर रहे हैं। ये अगर ये 50% रोटेट हो रहा है तो ये भी 50% रोटेट हो रहा है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बेस विच इज प्रेजेंट इन DNA नॉट इन RNA। तो जो हमारा DNA है उसमें 4 बेस प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन।
और जो हमारा आरएनए होता है उसमें भी 4 बेस प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो यहाँ पे देखो डीएनए में तो प्रेजेंट है बट आरएनए में प्रेजेंट नहीं है, तो कौन सा हो गया, थायमिन। थायमिन की जगह आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल। आप इनको नोट कर लें। उसके बाद है यहाँ पे देखो एन अननोन गैस, कोई अननोन गैस है, यहाँ पे देखो कोई लिक्विड है उसमें हम कोई अननोन गैस को डिजोल्व कर रहे हैं, ठीक। कोई अननोन गैस एन अननोन गैस डिजोल्व इन वाटर एट, जिसका प्रेशर हमारा 2.5 बार, और उसका जो मोल फ्रैक्शन है, जितना हम गैस जो डिजोल्व कर रहे हैं उसका मोल फ्रैक्शन हमारा 0.04। उसके बाद यहाँ कर रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ द एक्स हैज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द एक्स गैस वन द प्रेशर ऑफ द गैस इज डबल। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है जो मोल फ्रैक्शन है, एक्स गैस का वो कितना होगा जब हम प्रेशर को डबल करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, ये क्वेश्चन हमारा हेनरी लॉ पर बेस्ड है। हेनरी लॉ क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, सपोज पी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो जितना ज़्यादा हमारा प्रेशर होगा उतने ज़्यादा क्या होगा, उसके मोल फ्रैक्शन होता है उसका। तो पी एच इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए, ठीक। तो यहाँ पे देखो जितना ज़्यादा हमारा प्रेशर होगा उतने ज़्यादा क्या होगी उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो प्रेशर दुगना करें तो मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा हमारा दुगना। तो सबसे पहले यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना दिया स्टार्टिंग में 0.04, और प्रेशर कितना दिया यहाँ पे 2.4। अगर यहाँ पे देखो अगर से हम प्रेशर को 5 कर रहे हैं यानी दुगना कर रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन को भी कितना करेंगे हम, दुगना करेंगे। तो टोटल कितना हो गया 0.08। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज नोन एज डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज किसको बोलते हैं, डेक्सट्रोज बोलते हैं हम ग्लूकोज को। डेक्सट्रोज किसको बोलते हैं हम, ग्लूकोज को। और फ्रुक्टोज को क्या बोलते हैं, फ्रुक्टोज को बोलते हैं हम ग्रेप शुगर। सुक्रोज को क्या बोलते हैं, सुक्रोज को बोलते हैं हम टेबल शुगर, ठीक है। और वैसे लैक्टोज को क्या बोलते हैं, लैक्टोज को बोलते हैं हम मिल्क शुगर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑन मिक्सिंग 20 milliliter of acetone with 30 ml of chloroform द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो ये हमारे सॉल्यूशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि देखो जब हम एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये हो गया हमारा एसीटोन, और ये हो गया हमारा क्लोरोफॉर्म 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन। तो यहाँ पे देखो एसीटोन और हाइड्रोजन के बीच क्या होते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जहाँ पे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म होता है वो दोनों क्या रिप्रेजेंट करते थे, वो दोनों रिप्रेजेंट करते थे हमारे नेगेटिव डेविएशन को। नॉन आइडियल सॉल्यूशन थे बट नेगेटिव डेविएशन को शो करते थे। तो यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम होता था वो कैलकुलेट वैल्यू से कम आता था, और जो यहाँ पे एंथैल्पी आती थी वो भी टोटल एंथैल्पी से कम आती थी। तो यहाँ पे देखो जब हम 20 + 30 को ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा 50 अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन। बट अगर जो राउल्ट के लॉ से उससे इसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो कितना हो गया लेस देन 50। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे sp2 है, sp2x। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड कंटेन कार्बन हेलोजन, जो कार्बन है और हेलोजन जो कार्बन है उसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहला यहाँ पे हमारा एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं, इस कार्बन को बोलते हैं हम एलाइलिक कार्बन, इस कार्बन को बोलते हैं हम एलाइलिक कार्बन। इस पे जो भी हमारा हेलोजन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम एलाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पे जो हेलोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन के पास अटैच्ड है, और जो sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन किसके पास अटैच्ड है, वो डबल बॉन्डेड कार्बन के पास यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे हमारा अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होता है, जब हमारा हेलोजन डायरेक्टली अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होता है और वहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारा sp3। उसके बाद यहाँ पे हमारा बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड क्या होता है, जब हमारा हेलोजन से कनेक्टेड कार्बन ये वाला कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम बेंजाइलिक हैलाइड।
उसके बाद एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? एलाइलिक हैलाइड होता है, देखो, जब डबल बॉन्डेड कार्बन से हमारा हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड होता है, तो यहाँ पे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? sp2, तो उसको बोलते हैं हम एलाइलिक हैलाइड। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका, न डी इसका राइट आंसर है। ये हमारे नीट के एग्जाम में भी पूछे गए थे, तो आप सभी लोग इनको नोट डाउन कर लें। उसके बाद है यहाँ पे द अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइड इन द बॉडी बट मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट। तो अमीनो एसिड जो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड, एक होता है हमारा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, उनको हम डाइट के थ्रू लेते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, उनको हम डाइट के थ्रू नहीं लेते हैं, ठीक है। तो टोटल 20 अमीनो एसिड हमारे एनसीईआरटी है, उसमें से जो 10 टोटल 20 हैं, उसमें से 10 तो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड है और 10 हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड को मैंने ट्रिक के थ्रू बताया है, आप मेरी शॉर्ट वीडियो में देख सकते हो उसको। तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था VIP हॉल में TT, आप इसको याद कर सकते थे। वेलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलरीन, हिस्टेडीन, एलिलीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथाइलेमिन, ट्रिप्टोफैन एंड थियोनिन। तो आप इसको शॉर्ट वीडियो से देख सकते हो इसके विविध ट्रिक। उसके बाद यहाँ पे अगला कंपाउंड है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिएक्ट विद एसिडिक अनहाइड्राइड। यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके एस्पिरिन देता है? तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? जब बेंजीन से एक OH ग्रुप जुड़ा हो और दूसरा COH ग्रुप जुड़ा हो, तो जब हम इसकी रिएक्शन एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ करते हैं, एसिडिक अनहाइड्राइड यानी CH3COCH3, तो यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, ये इस कार्बन पे अटैक करता है, तो ये वाला बॉन्ड हमारा अलग हो जाएगा। तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेन होगा बेंजीन। उसके बाद यहाँ पे COH और यहाँ पे O, C डबल बॉन्ड O, CH3, और साथ में यहाँ पे बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है एसिडिक एसिड। तो इतने पार्ट को बोलते हैं हम एस्पिरिन। तो किसके साथ हमने रिएक्शन किया? यहाँ पे हमने रिएक्शन किया सैलिसिलिक एसिड के साथ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एन आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड हैज ए बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ द 2 वन इट शो। तो जो आइसोट्रोप होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड फेस और उसका बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड फेस और वेपर फेस में सेम रहता है, यानी इक्वल रहता है, तो उसको बोलते हैं आइसोट्रोप। जब आप उसको हीट करो, जब आप उनको आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन को मिक्स करोगे, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड फेस और वेपर फेस में सेम रहता है। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा पॉजिटिव टाइप ऑफ आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन, एक होता है हमारा नेगेटिव। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले कौन होते हैं? पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, एक होता है हमारा नेगेटिव डेविएशन जो शो करते हैं। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जो उनका बॉइलिंग पॉइंट तो मिनिमम होता है, और जो नेगेटिव डेविएशन होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, उनका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है लोअर, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? लोअर। यहाँ पे पूछ रहा है कि लोअर किस में होता है, यानी किस में बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट कम किस में होता है? हमारा नेगेटिव डेविएशन में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। न्यूक्लियोसाइड आर द कंपोज्ड ऑफ। जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो किसके कंपोज्ड होते हैं? वो एक तो हमारे नाइट्रोजनस बेस और दूसरा पेंटोस शुगर यानी DNA और RNA के कंपोज्ड होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं जहाँ पे हमारा नाइट्रोजनस बेस भी हो, पेंटोस शुगर भी हो और फास्फोरिक एसिड भी हो, तो उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज। ये हो गया हमारा कार्बन। तो यहाँ पे बताना है कि देखो
जो हमारा कार्बन से कनेक्टेड, जो हमारा ऑक्सीजन से कनेक्टेड कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसकी ज्योमेट्री, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री होगी हमारी टेट्राहाइड्रल। अगर टेट्राहाइड्रल है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए हमारा 109.28, यानी 109 इतना होना चाहिए। जब हमारा, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है यानी टेट्राहाइड्रल है तो इतना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। बट यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास अल्कोहल में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इस पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो उसमें क्या होगा? बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर होने की वजह से इसमें रिपल्सन होगा, जिससे इससे क्या होगा? बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? स्लाइटली लेस देन 109.28। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल शो आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो राउल्ट के लॉ को फॉलो करते हैं, यानी जितना ज़्यादा हमारा प्रेशर होगा उतने ज़्यादा क्या होगा? उसका मोल फ्रैक्शन भी होता है। तो कौन कौन से आइडियल सॉल्यूशन को शो करते हैं? जहाँ पे जिनका मॉलिकुलर मास या तो लगभग सेम होता है या जिसका पोटेंशियल लगभग सेम होता है। तो यहाँ पे देखो अनहेक्सेन और अनहेप्टेन दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला लगभग सेम होता है, तो यानी इसमें सेम टाइप की बॉन्डिंग होती है। तो ये हो गया हमारा आइडियल सॉल्यूशन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन कौन से डेविएशन शो करते हैं? ये डेविएशन हमारे नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। एथेनॉल और एसीटोन ये भी हमारे पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। फिनॉल एंड एनिलीन ये भी पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमको ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में पूछ रहा है इन द फॉलोइंग डायग्राम एक्स से रिप्रेजेंट, यहाँ पे एक्स पॉइंट है उसको हमको बताना है। तो हम सभी जानते हैं कि जब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पे हमको ग्राफ ऑपरेंट होता है इस टाइप का। यहाँ पे हमको जो फर्स्ट वाला रिप्रेजेंट करता है वो तो हमारा प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है ये हमारे सॉल्यूशन को डिनोट करता है। तो जब हम यहाँ पे वेपर प्रेशर को इक्वल करते हैं तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये हो गया हमारा, जब हम इसको यहाँ पे डिनोट करेंगे तो ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे देखो एक्स से यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स से यहाँ पे वेपर फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ, तो यहाँ पे जो एक्स से रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और जो जो ए वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे देखो एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को। कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। अगर यहाँ पे पूछता है, यहाँ पे ए वाला ग्राफ पूछता है, अगर ए वाला ग्राफ पूछता है तो क्या होता है? यहाँ पे हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो यहाँ पे जो टी नॉट एफ होता है वो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होता है, और जो टी एफ होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे देखो जो आगे वाला ग्राफ है ये, इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा होगा किसके तुलना में? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किसके पास यहाँ पे हाइस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है? तो यहाँ पे देखो, अगर आपको इतना याद रखना है, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा मॉलिकुलर मास के, यानी जितना ज़्यादा हमारा मॉलिकुलर मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे बॉन्डिंग जितना, जिसमें अगर सपोज यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो सबसे ज़्यादा उसको प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद डायपोल मूवमेंट और उसके बाद वैन डर वाल फोर्स है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा ब्रांचिंग। इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल होगा? ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबका जो आर ग्रुप है वो तो सब में सेम है, C2H5 C2H5। तो हम डिसाइड किसके अकॉर्डिंग करेंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो हम सभी जानते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटम का साइज़ क्या होता है? हमारा इंक्रीज होता है। तो एटम का साइज़ इंक्रीज होगा तो साथ ही साथ उसका मॉलिकुलर मास भी क्या होगा? हमारा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? जिसका मॉलिकुलर मास सबसे ज़्यादा होगा। तो एथाइल आयोडाइड का मॉलिकुलर मास सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका ही बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे
विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर ऑफ पेंटेन। यहाँ पे हमको एक आइसोमर दिया गया C5H12, उसमें हमको बताना है कि 3 आइसोमेरिक मोनोहाइड्रिक 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन गिव। तो यहाँ पे हमको बताना है कि जो C5H12 कंपाउंड दिया गया है, इसमें से कौन सा कंपाउंड 3 मोनोक्लोराइड वाले प्रोडक्ट को देगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट में कार्बन, ये नियोपेंटेन है। यहाँ पे जो कार्बन से कनेक्टेड कार्बन सब में क्या है, सेम है। तो आप किसी भी कार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, तो यहाँ से एक कार्बन को रिमूव करोगे तो सेम ही कंपाउंड ऑब्टेंड होगा। तो यहाँ से तो हमको ओनली वन कंपाउंड, वन मोनोक्लोराइड वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा। तो यहाँ पे सेकंड में देखो, सेकंड वाला हमारा CH3 CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पे देखो, ये सपोज हमारा A है, AB। तो यहाँ पे देखो AB क्या हमारा A, तो ये दोनों क्या हमारे, हाँ एक मिनट, यहाँ पे कंपाउंड को फिर से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे यहाँ पे कंपाउंड है देखो CH3 CH2 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 CH3। तो सपोज ये हमारा A है, तो AB क्या होगा हमारा A, दोनों क्या हमारे सेम है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा सपोज B है, तो AB क्या होगा हमारा B, और जो बीच वाला वो क्या हमारा डिफरेंट है, तो हो गया हमारा C। तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से एक इस कार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे CH2Cl आएगा। अगर हम यहाँ से भी रिमूव करेंगे तो सेमी प्रोडक्ट यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होगा। और बी में से देखो, अगर हम दोनों बी में से किसी में एक में से अगर हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो वहाँ पे हमको दोनों में से एक प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा। और यहाँ पे क्लोरीन ऑप्शन जो हमारा सी वाला देखो CH2, अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हमको अलग कंपाउंड ऑब्टेंड होगा। तो कहाँ कहाँ से ऑब्टेंड हो रहा है, एक तो हमको A से ऑब्टेंड हो रहा है, और एक B से ऑब्टेंड हो रहा है, और एक C से ऑब्टेंड हो रहा है। तो टोटल यहाँ पे टोटल कितने प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो रहे हैं, 3। तो एक ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन सी में ए भी सेम है, ए भी सेम है, तो एक प्रोडक्ट हमको यहाँ से ऑब्टेंड होगा, एक प्रोडक्ट हमको यहाँ से ऑब्टेंड होगा, कितने हो गए 1 + 1 2। एक प्रोडक्ट हमको यहाँ से ऑब्टेंड होगा, कितने हो गए 3, और एक प्रोडक्ट हमको इस कार्बन में से ऑब्टेंड होगा, तो टोटल कितने हो गए 4, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक कंपाउंड दिया गया है और यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे साइक्लोब्रोमाइड है, जैसे हम इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ से हमको कंपाउंड मिलेगा साइक्लोहेक्सेन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन H2O के साथ करेंगे तो हम सभी जानते हैं कि जो ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम सभी जानते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो वेरी रिएक्टिव होता है। वो किसी भी प्रोटॉन के संपर्क में आता है, चाहे वो वाटर के संपर्क में आए, अल्कोहल के संपर्क में आए, एमीन के संपर्क में आए, तो वहाँ से वो हाइड्रोजन को चुरा लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सीधे कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में, यानी ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अलग एक क्वेश्चन दिया गया द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे हमको एक रिएक्शन दी गई है, ये CH3C CH3CH3Br प्लस NaOCH3। तो ये रिएक्शन हमारी विलियमसन ईथर सिंथेसिस वाली, बट यहाँ पे ये जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है उसमें कंडीशन ये होती है कि, तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन क्या होती है, जब हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करते हैं, यानी RONA के साथ करते हैं, तो यहाँ से हमको ऑब्टेंड होता है ईथर। यहाँ से हमको क्या ऑब्टेंड होता है, ईथर। इसकी कंडीशन ये होता है कि जो हमारा अल्काइल हैलाइड है वो 1 डिग्री होना चाहिए। वो अगर 1 डिग्री होगा तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल तरह, जो हमारा अल्कोक्साइड है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। अगर ये हमारा अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री हो गया, अगर हमारा अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री हो गया, तो ये हमारे जो अल्कोक्साइड आयन है एज ए बेस की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है, यहाँ पे हमारा अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है, तो हमारा जो ये अल्कोक्साइड आयन है किसकी तरह वर्क करेगा, ये एज ए बेस की तरह वर्क करेगा। तो अगर एज ए बेस की तरह वर्क करेगा तो वहाँ पे हमको अल्किन वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, वहाँ पे हमको अल्किन वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, ना कि ईथर वाला प्रोडक्ट। तो इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन है कि जो हमारा अल्किल हैलाइड है वो 1 डिग्री होना चाहिए। अगर 1 डिग्री होगा तो वहाँ पे हमको ईथर ऑब्टेंड होता है। अगर वो अल्किल हैलाइड हमारा 3 डिग्री हो गया तो वहाँ पे हमको
वहाँ पे हमको अल्कीन ऑप्टेंड होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड एज। यहाँ पे हमको अलग अलग कंपाउंड दिए गए हैं, उसको असेन टू रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमको उसकी रिएक्टिविटी को बताना है। तो हम सभी जानते हैं कि जो असेन टू रिएक्शन है उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो इसमें सबसे पहले 1 डिग्री देखो, जो कार्बन क्लोराइड से कनेक्टेड कार्बन, ये वाला कार्बन ओनली 1 कार्बन से अटैच है तो ये हमारा 1 डिग्री, और ये वाला क्लोरीन से कनेक्टेड कार्बन, ये वाला कार्बन, ये कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन, तो ये 2 डिग्री कार्बन, और ये वाला कार्बन से कनेक्टेड कार्बन, ये वाला हमारा पॉजिटिव है, तो सबसे अनस्टेबल हो गया। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? 2 की। उसके बाद सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी हमारी 2 की, उसके बाद 1 की, उसके बाद 3 की। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो अल्कोहल है, यहाँ पे सबसे पहले फिनॉल है। जब हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है? वहाँ पे हमको सैलिसिलिक ऑब्टेंड होता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम RTR रिएक्शन, यानी रायमर-टिमर रिएक्शन। उसके बाद साथ ही साथ जब हम इस अल्कोहल की रिएक्शन, जब हम फिनॉल की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं, नंबर 1, नंबर 2 किसके मीडियम में? एसिडिक बेसिक मीडियम में, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। और जब हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है सैलिसिलिक एसिड। तो वहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है सैलिसिलिक एसिड। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम कोल्बे रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? कोल्बे रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो, जब हम अल्कोहल की रिएक्शन, जब हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और देन उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब वहाँ पे हमको सैलिसिलिक एल्डिहाइड ऑब्टेंड होता है, जिसको बोलते हैं हम रायमर-टिमर रिएक्शन। और जब हम फिनॉल की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो वहाँ पे हमको सैलिसिलिक एसिड ऑब्टेंड होता है, तो उसको बोलते हैं हम कोल्बे रिएक्शन। ये दोनों हमारे फिनॉल वाले टॉपिक से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? यहाँ पे जो वाई वाला है, वाई वाला तो हो गया हमारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड, और जो एक्स वाला है, एक्स वाला क्या होगा? एक्स वाला होगा यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। तो बच्चों, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।